वो लड़की रात के समय कब्रिस्तान क्यों जाती है और दिन ब दिन वह और सुंदर क्यों होती जा रही है? ये सवाल पूरे गांव को परेशान कर रहे थे। मेरा नाम अमन है और मैं एक पत्रकार हूं। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मुझे अपने एडिटर ने इस रहस्यमयी मामले की खोज के लिए गांव भेजा था। अमन, ये केस बहुत अजीब है, एडिटर साहब ने कहा था। एक लड़की है जो रोज रात को कब्रिस्तान जाती है और लोगों का कहना है कि वह दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही है। तुम्हें यह पता लगाना है कि आखिर सच्चाई क्या है। मैं गांव पहुंचा तो माहौल बहुत डरावना था। गांव वाले इस मामले के बारे में बात करने से भी डर रहे थे। पहले दिन मैंने गांव के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया जी, इस लड़की के बारे में क्या सच्चाई है? मुखिया जी का चेहरा डर से सफेद हो गया। बेटा, इस मामले में मत पड़ो, ये कोई साधारण बात नहीं है। वो लड़की, वो क्या? मैंने पूछा। वो कोई इंसान नहीं है, मुखिया जी ने फुसफुसाते हुए कहा। रात के 3 बजे जब वो कब्रिस्तान जाती है तो उसके पीछे पीछे कुछ और भी जाता है। मैंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। शायद गांव वाले अंधविश्वासी हैं, मैंने सोचा। दूसरे दिन मैंने उस लड़की का पता लगाने की कोशिश की। उसका नाम सीमा था और वह गांव के बाहर एक अकेले मकान में रहती थी। लोगों ने बताया कि 1 साल पहले तक सीमा बहुत साधारण दिखने वाली लड़की थी, पर अचानक वह बेहद खूबसूरत हो गई। शाम को मैंने सीमा के घर के बाहर छिपकर नजर रखनी शुरू की। रात के ठीक 3 बजे सीमा अपने घर से निकली। वह सचमुच बहुत खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और एक अजीब सी चमक उसके चेहरे पर थी। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। कब्रिस्तान का माहौल डरावना था। पुरानी कब्रें, टूटी हुई मूर्तियां और चारों तरफ सन्नाटा। सीमा कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी कब्र के पास पहुंची। उसने कब्र के पत्थर को हटाया और अंदर कुछ देखने लगी। फिर वह वहां बैठ गई और कुछ बुदबुदाने लगी। मैं एक बड़ी कब्र के पीछे छिपा हुआ था। तभी अचानक मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब मैंने वापस देखा तो सीमा गायब थी। वहां सिर्फ वो खुली कब्र थी। मैं डर गया। मैं वहां से भागना चाहता था, पर तभी मैंने देखा कि सीमा अचानक एक पेड़ के पीछे से निकलकर सीधे मेरी तरफ आ रही थी। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं एक पत्रकार हूं, मैंने डरते हुए कहा। सीमा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी खतरनाक चमक थी। तुम्हें कब्रिस्तान के रहस्य के बारे में जानना है? आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूं। वह मुझे उसी खुली कब्र की तरफ ले गई। कब्र के अंदर एक सुरंग थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे आओ, सीमा ने कहा, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है। मैं हिचकिचाया, पर जिज्ञासा ने मुझे नीचे जाने के लिए मजबूर किया। सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी थी। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे में अजीब सी बोतलें, जड़ी बूटियां और कुछ पुरानी किताबें थीं। यहां आओ, सीमा ने कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं। पर तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और मैंने एक आवाज सुनी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दरवाजा बंद होते ही कमरे की हवा ठंडी हो गई। सीमा का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके होंठ काले पड़ गए। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज अब भयानक लग रही थी। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। मैं वो हूं जिसे तुम सीमा समझ रहे हो, उसने कहा, पर असली सीमा तो 1 साल पहले मर चुकी है। मेरे होश उड़ गए। क्या? हां, असली सीमा की मौत 1 साल पहले हुई थी। मैं उसकी बहन हूं, प्रीति। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। प्रीति और सीमा जुड़वां बहनें थीं। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में सीमा की मौत हो गई थी और प्रीति बुरी तरह घायल हो गई थी। मैं मरने वाली थी, प्रीति ने कहा, पर तभी मैंने इस कब्रिस्तान के रहस्य का पता लगाया। उसने बताया कि इस कब्रिस्तान में एक बहुत पुरानी कब्र है जहां एक तांत्रिक दफन है। उस तांत्रिक ने एक ऐसा मंत्र खोजा था जो मृतकों की शक्ति को जीवित लोगों में ट्रांसफर कर सकता था। रोज रात को मैं इस कब्र में आती हूं, प्रीति ने कहा, और मैं मृत लोगों की सुंदरता और जीवन शक्ति को अपने अंदर लेती हूं। इसीलिए
मैं दिन ब दिन सुंदर होती जा रही हूं। पर यह तो ब्लैक मैजिक है, मैं चिल्लाया। हां, पर इसने मेरी जान बचाई, उसने कहा। और अब तुम इस रहस्य को जान चुके हो, तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। नहीं, मुझे जाने दो। पर तभी कमरे में एक और आवाज गूंजी। प्रीति, तुमने एक और बेगुनाह को यहां ले आई? एक बूढ़ी औरत कमरे के अंधेरे कोने से निकल कर आई। वह बहुत बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। यह कौन है? मैंने पूछा। यह मेरी मदद करती है, प्रीति ने कहा। यह बुआ है, जो इस काले जादू में मेरी मदद करती है। बुआ ने मेरी तरफ देखा। बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर यह सब क्या है? मैंने पूछा। बुआ ने बताया कि वह एक तांत्रिक की पोती है जो इस कब्रिस्तान में दफन है। उसने प्रीति की जान बचाई थी, पर इसके लिए प्रीति को हर रात कब्रिस्तान आकर एक विशेष पूजा करनी पड़ती थी। इस पूजा से प्रीति मृत लोगों की सुंदरता और जीवन शक्ति लेती है, बुआ ने कहा। पर इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? मैंने पूछा। हर महीने एक नई कब्र की जरूरत पड़ती है, प्रीति ने कहा, और हर महीने एक नया शिकार। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। शिकार? मतलब? हां, प्रीति ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हर महीने किसी न किसी की मौत होती है ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मैं समझ गया कि यह सिर्फ काले जादू तक सीमित नहीं था, यह तो हत्या तक जा पहुंचा था। तुम लोग लोगों को मारते हो? मैंने डरते हुए पूछा। नहीं, बुआ ने कहा, हम किसी को नहीं मारते। हम सिर्फ उन लोगों की शक्ति लेते हैं जो पहले से मर चुके हैं। पर तभी मैंने देखा कि कमरे के एक कोने में कुछ कपड़े पड़े थे। वो कपड़े गांव के उन लोगों के थे जो पिछले कुछ महीनों में अचानक मर गए थे। ये कपड़े, मैंने कहा। प्रीति और बुआ का चेहरा बदल गया। तुम बहुत ज्यादा जान गए हो, प्रीति ने कहा। अब तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। वे दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगीं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरे पीछे दीवार थी। मुझे जाने दो, मैं चिल्लाया। अब बहुत देर हो चुकी है, बुआ ने कहा। तुम्हें अब हमारे साथ रहना होगा। तभी अचानक कमरे की एक दीवार हिली और एक गुप्त दरवाजा खुला। उसमें से एक युवक निकला जो बहुत ही खूबसूरत था। यह कौन है? युवक ने पूछा। यह एक पत्रकार है, प्रीति ने कहा। यह हमारे रहस्य का पता लगाने आया था। युवक ने मुझे देखा और मुस्कुराया। तो अब हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ गया है। मैं समझ गया कि मैं एक बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस चुका हूं, और अब शायद मेरा भी वही हाल होने वाला था जो उन अन्य लोगों का हुआ था जो अचानक मर गए थे। युवक ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम राहुल है, मैं प्रीति का भाई हूं। भाई? मैंने हैरानी से पूछा। पर मुझे तो बताया गया था कि प्रीति की कोई भाई नहीं है। राहुल हंसा। गांव वालों को बहुत सारी बातें नहीं पता। हम तीनों, सीमा, प्रीति और मैं, तीनों भाई बहन हैं, बुआ ने समझाया। 1 साल पहले हुए एक्सीडेंट में सीमा की मौत हो गई थी और प्रीति व राहुल बुरी तरह घायल हो गए थे। मैंने उन दोनों की जान इस काले जादू से बचाई। पर इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? मैंने पूछा। राहुल ने गंभीर होकर कहा, हर महीने एक नई जान की जरूरत होती है। हमें हर महीने किसी न किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति लेनी पड़ती है। मतलब तुम लोग हत्याएं करते हो? मैं चिल्लाया। नहीं, प्रीति ने कहा, हम किसी की हत्या नहीं करते। हम सिर्फ उन लोगों की शक्ति लेते हैं जो पहले से मरने वाले होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? बुआ ने एक पुरानी किताब खोली। इस किताब में एक मंत्र है जो हमें यह देखने की शक्ति देता है कि कौन अगले 1 महीने में मरने वाला है। हम उस व्यक्ति की शक्ति ले लेते हैं और बदले में उसे एक आसान मौत देते हैं। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। तो तुम लोग मौत के भविष्यवक्ता हो? हां, राहुल ने कहा, और अब तुम भी हमारे साथ जुड़ चुके हो। तुम्हें भी यह शक्ति मिलेगी। नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता, मैं चिल्लाया। पर तभी बुआ ने एक मंत्र पढ़ा और मैंने अपने आप को एक अजीब सी स्थिति में पाया। मेरे सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। मैं अपने एडिटर को दिखाई दे रहा था और उसके सिर के ऊपर एक काली छाया थी। यह क्या है? मैंने पूछा। यह तुम्हारी पहली दृष्टि है, बुआ ने कहा। तुम्हारा एडिटर अगले 1 हफ्ते में मरने वाला है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैं चिल्लाया। यह सच है, प्रीति ने कहा, और अब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। क्या तुम उसकी जीवन शक्ति लेना चाहोगे या उसे अपनी मौत मरने दोगे? मैं बुरी तरह हिल गया।
मैं यहां एक स्टोरी कवर करने आया था और अब मुझे जीवन मृत्यु के निर्णय लेने पड़ रहे थे। उस रात मुझे उनके साथ ही रहना पड़ा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने खुद को बहुत अजीब महसूस किया। मेरी आंखों की रोशनी तेज हो गई थी और मैं चीजों को पहले से बेहतर देख और सुन पा रहा था। यह पहला प्रभाव है, राहुल ने कहा। तुम्हें अब हर चीज बेहतर दिखाई और सुनाई देगी। उस दिन मैंने गांव में घूमकर लोगों को देखा। हैरानी की बात थी कि मैं कुछ लोगों के सिर के ऊपर एक काली छाया देख पा रहा था। वो लोग जिनके सिर पर काली छाया है वो अगले 1 महीने में मरने वाले हैं, प्रीति ने समझाया। मैंने देखा कि गांव के मुखिया के सिर पर भी वही काली छाया थी। मुखिया जी, मैंने कहा। हाँ, प्रीति ने कहा। वो अगले हफ्ते मरने वाले हैं और हम उनकी जीवन शक्ति लेने वाले हैं। मैं डर गया। क्या मैं सच में इस सब का हिस्सा बनने वाला था? उस शाम मैंने फैसला किया कि मुझे भागना होगा। रात के समय जब सब सो रहे थे, मैं चुपचाप उस गुप्त सुरंग से बाहर निकला। पर जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला, मैंने देखा कि प्रीति वहां खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम भागने की कोशिश करोगे, उसने कहा। मुझे जाने दो प्रीति, मैंने कहा। मैं ये सब नहीं कर सकता। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। एक बार यह शक्ति मिल जाए तो तुम इसे वापस नहीं लौटा सकते। तुम्हें अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहना होगा। नहीं, मैं चिल्लाया और भागने लगा। पर तभी अचानक मेरा सिर चकराने लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को फिर से उसी भूमिगत कमरे में पाया। तुम्हें समझना होगा, बुआ ने कहा। अब तुम हमारे परिवार के हिस्से हो और परिवार एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ता। उस रात मुझे एक भयानक सपना आया। मैं अपने एडिटर को देख रहा था और वह मुझसे कह रहा था, बचाओ मुझे अमन, तुम मुझे बचा सकते हो। जब मैं जागा तो मैंने फैसला किया कि मुझे इसका कोई हल ढूंढना होगा। पर क्या हल हो सकता था इस काले जादू का? शायद सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक थी जितनी मैं समझ पा रहा था। 1 हफ्ते बीत गया। मैं अब भी उस भूमिगत कमरे में कैद था। हर दिन मुझे नई शक्तियां मिल रही थीं। मैं लोगों की मौत का अनुमान लगा सकता था, दूर की चीजें देख सकता था और कभी कभी तो लोगों के विचार भी पढ़ सकता था। पर इन शक्तियों की एक भयानक कीमत थी। हर बार जब मैं किसी की मौत का अनुमान लगाता, मैं उस व्यक्ति की थोड़ी सी जीवन शक्ति खो देता। मैं धीरे धीरे मर रहा था। एक दिन मैंने प्रीति से पूछा, यह शक्ति हमें धीरे धीरे मार रही है ना? प्रीति ने उदास होकर कहा, हां, इसीलिए हमें लगातार नई जीवन शक्ति की जरूरत पड़ती है। पर यह तो एक एंडलेस साइकिल है, मैंने कहा। हम दूसरों की जान लेकर अपनी जान बचा रहे हैं। हां, वो बोली, और अब तुम भी इस साइकिल का हिस्सा हो। उस रात मैंने एक योजना बनाई। मुझे इस साइकिल को तोड़ना होगा। मैंने बुआ से पूछा, क्या इसका कोई अंत है? क्या हम कभी सामान्य जीवन में वापस लौट सकते हैं? बुआ ने दुखी होकर कहा, एक रास्ता है, पर वह बहुत खतरनाक है। क्या रास्ता? मैंने पूछा। अगर कोई व्यक्ति अपनी सारी शक्तियां एक ही बार में किसी दूसरे को दे दे तो वह सामान्य हो सकता है, बुआ ने कहा। पर उसके लिए एक बलिदान की जरूरत होगी। क्या मतलब? मतलब अगर तुम सामान्य होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सारी शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को देनी होंगी जो मरने वाला हो, और उसके बाद तुम्हें उस व्यक्ति की जीवन शक्ति लेनी होगी। मैं समझ गया। इसका मतलब था कि मुझे किसी की हत्या करनी होगी। नहीं, मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए इसी साइकिल में रहना होगा, राहुल ने कहा। उस रात मैंने फैसला किया कि मुझे भागकर मदद लेनी होगी। मैंने देखा कि बुआ एक पुरानी किताब में कुछ लिख रही थी। जब वह सो गई तो मैंने चुपचाप वह किताब ले ली। किताब में काले जादू के बारे में विस्तार से लिखा था। मैंने पढ़ा कि इस जादू को उल्टा करने का एक तरीका है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मरने को तैयार हो जाए तो यह साइकिल टूट सकता है। अगली सुबह मैंने प्रीति और राहुल को बुलाया। मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है, मैंने कहा। क्या रास्ता? प्रीति ने पूछा। अगर कोई एक व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो बाकी सब आजाद हो सकते हैं, मैंने कहा। सब चुप हो गए। फिर राहुल बोला, पर कौन अपनी जान देगा? मैंने कहा। प्रीति और राहुल हैरान रह गए। तुम? पर क्यों? क्योंकि मैं इस साइकिल को तोड़ना चाहता हूं, मैंने कहा, और क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। बुआ ने आंखें खोली। वह सब कुछ सुन रही थी।
तुम सच में ऐसा करोगे? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? प्रीति ने पूछा। तुम लोग इस काले जादू को हमेशा के लिए छोड़ दोगे, मैंने कहा, और कभी किसी की जीवन शक्ति नहीं लोगे। सबने सहमति में सिर हिलाया। उस रात हमने विशेष अनुष्ठान किया। मैंने अपनी सारी शक्तियां प्रीति और राहुल को दे दी, और फिर मैंने अपनी जीवन शक्ति को छोड़ना शुरू किया। जैसे ही मैं मरने लगा, एक चमत्कार हुआ। प्रीति और राहुल का शरीर चमकने लगा और उनके चेहरे से वह अजीब चमक गायब हो गई। वे सामान्य दिखने लगे। यह कैसे पॉसिबल है? प्रीति ने पूछा। बुआ ने कहा, इसलिए क्योंकि अमन ने स्वेच्छा से अपनी जान दी है। इस सेल्फलेस सैक्रिफाइस ने इस काले जादू के श्राप को तोड़ दिया है। मैं मर रहा था, पर मैं खुश था। मैंने प्रीति और राहुल को आजाद देखा, पर तभी एक और चमत्कार हुआ। मेरा शरीर फिर से जीवित होने लगा। मेरी सारी शक्तियां वापस आ रही थीं, पर इस बार बिना किसी श्राप के। यह क्या हो रहा है? मैंने पूछा। बुआ मुस्कुराई। तुम्हारे सैक्रिफाइस ने न केवल श्राप तोड़ा, बल्कि एक नई शुरुआत की है। अब यह शक्ति बिना किसी कीमत के तुम्हारी है। उस दिन के बाद प्रीति, राहुल और मैं सामान्य जीवन में वापस आ गए। हमने काले जादू को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज हम तीनों एक साथ रहते हैं। प्रीति अब कब्रिस्तान नहीं जाती, और न ही वह दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है। वह एक सामान्य लड़की है, पर कभी कभी रात में जब चांद निकलता है, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ, लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें खतरों से बचाने के लिए, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि शक्ति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और हाँ, अगर कभी आपको कोई लड़की रात के समय कब्रिस्तान जाते देखे, तो जान लें, शायद वह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि कोई ऐसी सच्चाई है जो हमें अभी तक नहीं